Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are all fine and well. Today's lecture is financial intermediaries in equity market. So let's proceed. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते क्या हैं। ये दो पार्टीज मेनली बायर एंड सेलर के दरमियान आके इंटरमीडियरी के तौर पर अपना रोल प्ले करती हैं। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जब बात हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल एसेट्स की, सिक्योरिटीज़ की, तो उसमें आपकी ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए अगर आपने किसी को फाइनेंशियल एसेट्स बेचने हैं या किसी से ख़रीदने हैं तो उस सूरत में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अपना रोल प्ले करते हैं। तो मोस्टली जब हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब ये होता है कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करते हैं। तो व्हाइल अ कमर्शियल बैंक इज अ टिपिकल फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, दिस कैटेगरी आल्सो इंक्लूड्स अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब हमने बात की फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन इक्विटी मार्केट तो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आ जाते हैं, आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं, ब्रोकर्स भी आ जाते हैं। जो हमारा मेन कंसर्न है ऑफ टुडेज लेक्चर, म्यूचुअल फंड्स, दे आर स्पेशलाइज इन मनी मैनेजमेंट। एंड म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ एसेट्स में आपकी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड द पेंशन फंड्स which are also specialized in money management and they are the very specialized, लेकिन ये ज़्यादा risky investments जो हैं ये funds नहीं करते। तो when we come towards the equity business, तो equity business में जब हम आते हैं तो there are number of financial intermediaries जो transactions को buying and selling of stocks की transactions के process को पूरा करने के लिए हमें फैसिलिटेट करते हैं। हम कभी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में लाइक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाके डायरेक्टली डीलिंग नहीं कर सकते। हमें किसी रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू, किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन के थ्रू, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, उसके थ्रू हमें ट्रांजैक्शंस करनी होती है। चाहे हमें फाइनेंशियल मार्केट्स का पता भी हो, हमें ट्रांजैक्शंस अगर करनी है तो हमें ब्रोकर के थ्रू करनी है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपने केस करना है किसी पे तो आप खुद केस को प्रोसीड नहीं कर सकते, अदालत में जाके खुद बोल नहीं सकते आप, चाहे वो आपको लॉ का ज़्यादा पता भी हो। लेकिन अगर आप वकील नहीं हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको अपना वकील करवाना पड़ेगा आपके बिहाफ पे, वो बोलेगा, आप नहीं बोल सकते। इट्स जस्ट लाइक दैट, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट you cannot do that by your own, you have to hire a broker for that. So broker is a financial intermediary जो इक्विटी की ट्रांजैक्शंस में आपकी हेल्प करता है। उसके अलावा क्लियरिंग कंपनीज और क्लियरिंग हाउसेस होते हैं जो सेटलमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके सेटलमेंट, कस्टोडियल बैंक्स होते हैं जो आपकी सिक्योरिटीज़ को कस्टडी प्रोवाइड करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट को कस्टडी प्रोवाइड करते हैं, सेटलमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। एंड देन देर आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो ट्रेजरीज का रोल प्ले करते हैं, अंडरराइटर्स का रोल प्ले करते हैं, देर आर स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस और वो जो है इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। एक इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ ब्रोकर भी काम कर सकता है। So main concern of our today's lecture is brokers. So brokers के बारे में हम बात करेंगे। तो broker is a person or firm in a business of facilitating buying and selling of securities. ये आपको facilitate करेगा in buying and selling of securities में। brokerage houses होते हैं, ये फर्म भी होती है। brokerage houses जो होते हैं वो भी एक्ट करते हैं एज अ ब्रोकर और वो एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे। सो ब्रोकर्स जो है आइडियली बाय और सेल स्टॉक्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स और अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट से भी वो ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
और ये ऑर्डर्स जो हैं वो एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम कैट्स। कैट्स एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली जो है आपकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है और बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स की सेटलमेंट एंड क्लियरिंग में जो है वो अपना किरदार अदा करता है। फर्दर ब्रोकर में आल्सो प्रोवाइड अदर रिलेटेड सर्विसेज, और जिसके अंदर आ जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को मुख्तलिफ रिसर्च। दे आर द स्पेशलाइज्ड पीपल, दे नो द मार्केट, दे नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। सो इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देना, इन्वेस्टर जब एक अच्छे ब्रोकर के साथ डीलिंग करता है तो उसको मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं है खुद से, ये ब्रोकर उसको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, उसमें मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस भी आ जाते हैं कि ब्रोकर कंपनी की प्रोफाइल बताता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, लाइक पिछली प्राइसेस को, हिस्टोरिकल प्राइसेस को देखकर, उनके ट्रेंड को देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, ये टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। हम लोग चार्ट्स देखते हैं मुख्तलिफ, आप अगर स्टॉक मार्केट को देखें, स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल अबाउट चार्ट्स। हम लोगों को कुछ ना पता हो तो हमें ये पता होता है कि वो जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, जो बार चार्ट्स होते हैं, जो लाइन चार्ट्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में बहुत आम है और हम लोग वैसे ही स्टॉक मार्केट को देखते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। ये ब्रोकर्स जो हैं ये टेक्निकल टूल्स को यूज़ करके, टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके कि फ्यूचर में क्या स्ट्रेंथ है, बेयर स्टॉक्स, बुल स्टॉक्स, ब्लू चिप्स, रेड चिप्स, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। प्रीवियस मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, 12 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, फिर लॉन्ग टर्म बिहेवियर का देखते हैं, शॉर्ट टर्म बिहेवियर को देखते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स को देखते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों के इफ़ेक्ट मार्केट के ऊपर देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं, मार्केट की स्टेबिलिटी देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट का इफ़ेक्ट देखते हैं और फिर इन्वेस्टर को गाइड करते हैं। उसके अलावा ब्रोकर्स जो हैं वो जो कॉरपोरेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, जो नई कंपनीज उनको कैपिटल रेज करके देती हैं थ्रू बुक बिल्डिंग। नाउ तो व्हाट इज द बुक बिल्डिंग? बुक बिल्डिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एक अंडरराइटर क्या करता है, अंडरराइटर अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द प्राइस, वो प्राइस को डिटरमिन करता है एट विच द आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वो कितने का शेयर इशू करेंगी। लाइक पहले ही वो कुछ इन्वेस्टर्स के साथ डीलिंग करता है, मेन इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग रखता है। ये एक डिफेक्टो प्रोसेस होता है जिसकी कोई लीगल इतनी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, वो उनसे बिडिंग करवाता है और बिडिंग करवाने के बाद वो देखता है कि प्राइस क्या होनी चाहिए। फिर जब आईपीओस होते हैं, जो नीचे में आपको जो चौथा पॉइंट है, आईपीओ के टाइम से पहले वो डिसाइड करते हैं कि शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए। उस बिडिंग से जो मेन शेयर होल्डर्स हैं, डिमांड के बिहाफ पे, स्ट्रेंथ के बिहाफ पे वो प्राइस को डिसाइड करते हैं, और ये सारी प्राइसेस जो हैं इनको पब्लिक भी वो करता है ब्रोकर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है और अंडरराइटिंग डील्स भी जो है वो ब्रोकर। नाउ व्हाट इज अंडरराइटिंग? अंडरराइटिंग एक ऐसी डील है जो जिसकी डेफिनेशंस जो हैं वो दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं अंडरराइटिंग प्रोसेस को। अंडरराइटिंग जो पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो डेवलपिंग, इमर्जिंग और डेवलपिंग नेशंस में आता है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो अंडरराइटिंग डील्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये है कि आईपीओ के टाइम शेयर सेल किए जाते हैं, प्रोस्पेक्टस के ऊपर जो है सब्सक्रिप्शन मंगवाई जाती है। सम टाइम कंपनी की प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो मेंबर्स की लिस्ट है वो अच्छी हो, तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर, तो उस सूरत में कुछ पैसे वापस करने पड़ते हैं। सम टाइम अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो जाती है कि इतनी अगर अच्छी रेपुटेशन नहीं बनी या फिर इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका इन्वेस्टर का, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। इस सूरत में अंडर राइटर्स एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो ब्रोकर्स
होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं एज अंडर राइटर्स, वो क्या करते हैं, बाकी जो सिक्योरिटीज़ हैं जो अगर नहीं बिकी उनको वो खरीद लेते हैं या उनको वो बेच देते हैं उनके बिहाफ पे। तो ये अंडर राइटिंग प्रोसेस होता है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अंडर राइटिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पर ये होता है कि अंडर राइटर्स पहले ही आईपीओ के पूरे शेयर्स एक कॉस्ट प्राइस पे खरीद लेते हैं और फिर वो एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसको बेचते हैं लिटिल बिट हायर प्राइस। तो सारा स्टॉक को खरीदना तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है। Broker also settle their its clients trade on the settlement date. Now what is settlement? अब settlement क्या होता है? Actual exchange of money or something of value for the securities, मतलब पैसे का exchange मुकम्मल करना, ये settlement है। settlement between the parties करवाना, ये किसका काम होता है? ये broker का काम होता है। ओके, देन देर इज़ अ ब्रोकरेज में सब जो एक टर्म है कि अगर आप ब्रोकर के तौर पे हर कोई बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। अगर आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्लियरिंग सर्विसेज देनी है और सेटलमेंट सर्विसेज देनी है, ट्रेडिंग करनी है क्लाइंट के बिहाफ पे अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट में, तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ब्रोकर को। अगर वो ये सारे काम करना चाह रहा है एज अ ब्रोकर, मार्केट में काम करना चाह रहा है, तो उसको ट्रेडिंग राइट्स इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पीएसएक्स से, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। सो द ट्रैक होल्डर who are registered with SCCP, जो SCCP से रजिस्टर्ड होते हैं एज अ ब्रोकर अंडर द ब्रोकर्स एंड एजेंट्स रेगुलेशन 2001 रूल्स 2001 आर एलिजिबल टू ट्रेड इन द एक्सचेंज। वो SCCP के पास उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद वो according to the rules which are defined broker and agents registration rule 2001 वो ट्रेडिंग कर सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर। सो ट्रैक होल्डर्स जो हैं उनके फंक्शंस क्या हैं? वो ये है कि एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड्स इन द सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करेंगे और उसके बाद उनके क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन होंगे। नो सेटलमेंट के बारे में तो मैंने बता दिया, जब एक्चुअल से वो पैसे का लेन देन हो जाए, मनी की एक्सचेंज हो जाए फॉर द सिक्योरिटी, वो सेटलमेंट करवाना ब्रोकर का काम होता है। उसके अलावा जो क्लियरिंग है, क्लियरिंग में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है, अपडेटिंग द अकाउंट्स के अकाउंट्स को अपडेट करें। जो सेलर का अकाउंट है और बायर का अकाउंट है, उन दोनों के अकाउंट को वो अकाउंट जो है कंप्यूटर में अपडेट होने, उनको अपडेट करना कि पैसे की लेन देन हो गया। नाउ यू हैव टू अपडेट दी अकाउंट्स ट्रेडिंग पार्टीज की। और उसके बाद जब आप उनके अकाउंट्स को अपडेट कर देते हैं, क्लियरिंग कर देते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि जी अब ट्रांसफ़र ऑफ मनी जो है उसको अरेंज करें सिक्योरिटीज़। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाते हैं, क्लियरिंग हो जाती है अमाउंट की। मतलब इसके अकाउंट में पैसे हैं, वो पैसे उसके अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, वो अकाउंट्स की सेटलमेंट जो है वो सारी क्लियरिंग के अंदर आ जाती है। चलें, तो उसके बाद हमारे पास क्लियरिंग कंपनीज और क्लियरिंग हाउस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। तो व्हाट आर द क्लियरिंग हाउस? जो क्लियरिंग की ऑपरेशंस जो हैं वो डील करते हैं। क्लियरिंग हाउस इज द कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट परफॉर्म क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स सिक्योरिटीज का तो आपको पता है, दिस रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन अ कंपनी, और ये शेयर्स होते हैं कंपनी के। और डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू derived फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स। और अंडरलाइंग एसेट्स में आपके पास स्टॉक्स आ सकते हैं, बॉन्ड्स आ सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल एसेट जो है आ सकता है, उसकी बेस के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं आपके पास फ्यूचर्स होते हैं, फॉरवर्ड्स होते हैं और ऑप्शंस होती हैं। So we are talking about clearing companies and clearing houses. So what they do, they handle confirmation, वो confirmation delivery and settlement of our transaction। वो कंफर्मेशन करेंगी ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन, उसके बाद डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिलीवरी ऑफ और सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पर होंगी? क्लियरिंग हाउस में होंगी।
पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूशन ये सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है वो है नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, NCCPL। ये जो है स्टॉक एक्सचेंज में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्दर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसकी बात करेंगे। जो पहले होता था, पहले 3 एक्सचेंजेस होती थी और 3 एक्सचेंजेस अपना ही क्लियरिंग और सेटलमेंट करते थे अलग से। तो 3 जगहों पे क्लियरिंग हुआ करती थी और सेटलमेंट हुआ करती थी। अब with the development or with the program which is called कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से था जो, उसके मुताबिक तीनों एक्सचेंजेस की जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो एक जगह कर दिया गया, ताकि ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी हो सके, ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो सके, सेंट्रलाइज कंट्रोल हो सके। तो सेपरेट क्लियरिंग हाउसेस के बजाय अब सिर्फ एक जगह पे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होती है, वो है नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। एक सब्सिडरी है NCCPL की, हम उसे नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक ही सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पर सारी जो है वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स की ट्रांजैक्शन की जाती हैं। सो मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं क्लियरिंग कंपनी और क्लियरिंग हाउसेस में। तो NCCPL क्या करता है, प्रोवाइड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इट्स सेंट्रलाइज क्लियरिंग सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम क्या है, क्लियरिंग नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, NCSS। सो all trades transactions are settled in NCSS on the settlement date on the delivery versus payment basis. Now delivery versus payment system क्या होता है? डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम जो है वो रिस्क को कम करता है। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम इज अ सेटलमेंट प्रोसेस दैट रिक्वायर्स दैट पेमेंट इज मेड आइदर बिफोर और एट द सेम टाइम ऑफ द सिक्योरिटीज। जिस टाइम पे सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन या सिक्योरिटीज की ट्रांसफर हो रही है उससे पहले या उस टाइम पे पेमेंट हो। तो डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज एंड पेमेंट इज आइदर एट द सेम टाइम और पेमेंट इज लिटिल बिट बिफोर द डिलीवरी। तो इससे क्या हो जाता है, रिस्क जो है वो कम हो जाता है, ये स्पेस पे करती है। तो ये जो डिलीवरी एंड पेमेंट बेसिस है ये थोड़ा टाइम टेकिंग, राइट। T+2, T करंट टाइम +2 मतलब 2 दिन बाद जो है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। सेटलमेंट और क्लियरिंग के बाद सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये NCSS के अंदर जो है वो मल्टीलैटरल नेटिंग मैकेनिज्म के बेस के ऊपर, मल्टीलैटरल नेटिंग मैकेनिज्म मतलब जितनी भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, अगर दो पार्टीज के दरमियान एक या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, उन सब की नेटिंग जो है वो एक जगह होगी, NCSS में एक ही जगह पे वो जमा किए जाएंगे। और जब वो सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी कर दी जाएंगी उसके बाद उनकी जो ऑब्लिगेशंस है पेमेंट की, वो एक नेटिंग अमाउंट में से सारी ऑब्लिगेशंस क्या करती जाएंगी, सबको पेमेंट करती जाएगी। जितने जितने लोगों को हमने पैसे देने हैं NCSS उन सबको उस नेटिंग अमाउंट में से पेमेंट दे देगा जो नेटिंग ट्रांजैक्शन हुई होगी। सो दिस इज द प्रोसेस जिसके जरिए जो फ्लो ऑफ नेशनल क्लियरिंग सिस्टम या सेटलमेंट सिस्टम की जो ट्रांजैक्शन का फ्लो है वो इसके थ्रू होता है। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो टाइम दिया हुआ है T+1 कि एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन होती है और 2 दिनों में कितनी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग ब्रोकर जो हैं वो अपनी ट्रेड परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेड जो है वो NCSS में फीड कर दी जाती है। नेटिंग ऑफ ट्रेडर सबको इकट्ठा कर लिया जाता है एक ही जगह पे। अब यहाँ इस स्टेप के ऊपर जो आपकी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है वो तो नीचे चली जाएंगी, जो नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है वो आपको राइट साइड पे देखें, आपको राइट साइड पे नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में समटाइम ब्रोकर टू ब्रोकर ट्रांजैक्शन होती हैं कि एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर से इजाज़त मांगता है कि उनके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन करता है, या एक ब्रोकर दूसरे ब्रोकर को अलाउ करता है कि दूसरे एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन कर दी जाए। जो ये जो इजाज़त का प्रोसेस होता है नॉन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। ये एक एग्जांपल है, तो वहाँ पर ये साइड पर राइट साइड पे चली जाएंगी। जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है वो नीचे आ जाएंगी। उसके अंदर क्या हो जाएगा,
जो NCSS है नेटिंग के हिसाब से जो एलिजिबल सिक्योरिटीज है उनको डिलीवर करेगी, लेकिन अभी ब्लॉक स्टेटस पे अभी डिलीवरी नहीं हुई। ठीक है, जब डिलीवरी होगी तो ये अनब्लॉक हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बाइंग ब्रोकर्स है, बाइंग ब्रोकर्स को पेमेंट ऑर्डर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और डिलीवरी रिसीव ऑर्डर्स जो हैं वो उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगी। बाइंग ब्रोकर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो पेमेंट कर देंगे किसको, NCSS को, और NCSS सेलिंग ब्रोकर्स को जो सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज, जो बाइंग ब्रोकर को सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो NCSS उनको पेमेंट रिसीव कर जो है वो रिलीज कर देगा। और जब पेमेंट रिलीज हो जाएगी उसके बाद जो सिक्योरिटीज जो ब्लॉक स्टेटस में है वो क्या हो जाएंगी, अनब्लॉक हो जाएंगी। तो ये जो है ये सारा एक किस्म का प्रोसेस है NCSS का। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स। तो ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स जो हैं, क्लियरिंग ब्रोकर इज अ मेंबर ऑफ एन एक्सचेंज, एक मेंबर होता है एक्सचेंज का, दैट एक्ट एज अ liaison between investor and the clearing corporation। क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो आपके पास NCCPL है और इन्वेस्टर के दरमियान एक किस्म की कम्युनिकेटर होता है, एक किस्म का हेल्पर होता है। लेसन की मतलब ये है आपके सामने। सो क्लियरिंग ब्रोकर हेल्प टू इंश्योर दैट द ट्रेड इज सेटलमेंट हो गई है अप्रोप्रिएटली और एफिशिएंट ट्रांजैक्शन भी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरिंग ब्रोकर का काम होता है इसके ऊपर। जो जनरली ट्रैक होल्डर्स होते हैं ब्रोकर, वो एज अ क्लियरिंग मेंबर काम करते हैं। क्लियरिंग मेंबर ट्रेड भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे भी ट्रेडिंग वो कर सकते हैं और सेटल भी कर सकते हैं। वो अपने सारे जो है क्लाइंट्स की ट्रेडिंग है उसको क्या करेंगे, सेटल करेंगे, ब्रोकर जो हैं आपके क्लियरिंग ब्रोकर्स। नॉन ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स, अब जो ट्रैक होल्डर्स हैं वो तो ब्रोकर भी हैं और क्लियरिंग मेंबर्स भी हैं। कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो ट्रैक होल्डर्स नहीं हैं लेकिन वो क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के। अब ये जो हैं ये अपनी ट्रांजैक्शन करवाते हैं थ्रू ब्रोकर्स, ट्रैक होल्डर्स। तो सच मेंबर कैन नॉट ट्रेड, वो ट्रेड नहीं कर सकते फॉर देयर क्लाइंट्स इन द मार्केट, बट वो क्या कर सकते हैं, सेटलमेंट फंक्शन करवा सकते हैं कि ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली हो गई है, ट्रांजैक्शन सेटल हो गई है, पैसा जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, वो ये काम कर सकते हैं। इनकी भी बहुत सिग्निफिकेंस होती है मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं उन ब्रोकर्स को जिनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती है, वो लार्ज ट्रेड्स करना चाहते हैं मार्केट में लेकिन उनको डिफ़िकल्टी होती है सेटल करने में और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर ये वाले जो लोग हैं, ये जो मेंबर्स हैं नॉन ब्रोकर क्लियरिंग मेंबर्स जो हैं, जिनको MBCM भी कहते हैं, ये आते हैं और ये उनको फैसिलिटेट करते हैं फाइनेंशियली भी और वैसे हेल्प सेटलमेंट में भी उनकी हेल्प करते हैं। Custodian clearing members. Now what are the custodians? Custodian definitely अगर आप custodian की बात करें तो something in custody, कुछ कोई ना कोई चीज़ इनकी कस्टडी में होती है। ये क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, आर दोज मेंबर्स ऑफ द क्लियरिंग हाउस हु आल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग एजेंट एंड कस्टोडियंस टू देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के एज अ कस्टोडियन भी काम करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं दोबारा से दोहराता हूँ। कस्टोडियंस, clearing members are those members of the clearing house who also act as a clearing agent, जो clearing भी करवाते हैं अपनी क्लाइंट्स की और साथ में उनके एसेट्स के कस्टोडियंस भी होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बाहर के मुल्क से काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है, फॉरेन फंड्स होते हैं, वो यहाँ पर आके डील नहीं करते, यहाँ की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनको कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो एज अ कस्टोडियन उनकी हेल्प करते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो बैंक्स हैं सच एज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और सिटी बैंक जो है वो अपना रोल प्ले करता है एज अ कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर। अब ये करते क्या है, फॉरेन फंड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट उनके ऑर्डर जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं उनके बिहाफ में थ्रू ब्रोकर्स, और फिर देन जो फॉरेन फंड्स हैं वो अपने ब्रोकर्स के बिहाफ पे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाते हैं
और वो एग्जीक्यूट भी कस्टोडियंस के थ्रू ही करवाते हैं क्योंकि खुद नहीं आते। एंड आस्क देयर कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर टू सेटल, वो सेटलमेंट करवाते हैं उनके थ्रू, मतलब पैसे की लेन देन भी, सेटल द ट्रेड विद द क्लियरिंग हाउसेस, वो सेटलमेंट करवाते हैं। फिर कीप द स्टॉक बॉट इन देयर कस्टडी, वो फॉरेन फंड्स जो हैं, फॉरेन पीपल को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स नहीं भेजते, अपने पास एज अ कस्टडी रखते हैं। और इफ सोल्ड देम give the stock sold from their custody kept on their behalf, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपने उनको, अगर वो स्टॉक बेचना चाह रहा है फॉरेन फंड, तो उसमें क्या है, जो उनकी कस्टडी में स्टॉक हैं वो उनको बेचेंगे उनके बिहाफ पे, और फिर उनके अकाउंट में वो चीज़ें सेटल करवाएंगे। ये कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर्स का काम होता है। Okay. View only reports for investor UIS, UIN information system. UIS stand for UIN information system, and UIN stand for um, unique identification number. ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है एक आपके सामने UIS, और अनेबल इन्वेस्टर्स हु आर रजिस्टर्ड UIN होल्डर, इन्वेस्टर्स को UIN नंबर दिया जाता है, उसकी बेस पे वो क्या करते हैं, वो अपनी ट्रेड्स को देख सकते हैं, सेटलमेंट्स को देख सकते हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उनको इनसे मिल सकती है, लेकिन और वो अपने लेकिन ये वो कर सकते हैं अगर उनके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड हो, अपनी सारी ट्रांजैक्शन को स्मूथली और एफिशिएंटली वो देख सकते हैं अपने ब्रोकर्स के बिहाफ पे। ब्रोकर्स समटाइम उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो आपके मेन ब्रोकर्स हैं। सो फाइनली व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ NCCPL, नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड के फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी क्लियरिंग और सेटलमेंट इनके फंक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ वो पीछे हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो फंक्शंस हैं NCCPL के वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड्स ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है जिसमें ये डील करता है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जिसको टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स यहाँ पर हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, उनको डील करता है। उनके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है उनके लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है। बाइंग एंड सेलिंग ऑटोमेटिक होती है यहाँ पे बैट्स में। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फैसिलिटीज़ टू कस्टोडियन बैंक्स के लिए ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है NCCPL, कि वो अपने जो फॉरेन फंड्स हैं उनकी क्लियरिंग और सेटलमेंट्स ट्रांजैक्शन की एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को देख सकें। MTS जो आपकी मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है, MTS एंड मार्जिन फाइनेंसिंग, ये मार्जिन के ऊपर बेस्ड जो आपकी ट्रांजैक्शन होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा, लाइक इंटरेस्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ कांस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, उसके अलावा सिर्फ ट्रांजैक्शन और ये मार्जिन की बात करेंगे। लाइक अ पर्सन इज वांट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट, अब उसके पास इफ ही गॉट $100, अगर उसके पास $100 हैं, ही वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, ही गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक है, बैंक से लोन लेता है, और लोन इज नॉट फॉर हिज कंजम्पशन बट लोन इज जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो इक्विटी खरीदने के लिए वो लोन देता है। लेट्स से ही गेट ₹100 मोर फ्रॉम द बैंक, उसकी अपनी इक्विटी जो है वो ₹100 है और बैंक से वो ₹100 लेता है एज अ लोन। तो ₹200 जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक मार्केट में, हो सकता है नेक्स्ट डे जो स्टॉक है वो 25% से इंक्रीज कर जाए। जब वो 25% से इंक्रीज आएगा तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो $50 होगा। नाउ ही गॉट $250, he will give $100 back to the bank, इंटरेस्ट इज कांस्टेंट यहाँ पे,
$100 जो बैंक का पैसा है वो उसको वापस करेगा, तो उसके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी $150। अब उसने $50 कमाया है $100 के ऊपर, जो उसके पास अपनी इक्विटी थी। अगर वो सिर्फ अपनी इक्विटी इन्वेस्ट करता $100 और स्टॉक जो है वो 25% से इंक्रीज हो जाता, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होना था, उस सूरत में उसको सिर्फ $25 मजीद मिलने थे, उसको $50। इस सूरत में उसने $25 मजीद कमा लिया, मतलब ऑलमोस्ट 50% उसकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया, उसके रिटर्न में इंक्रीज आया। इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें, नाउ दीज आर वेरी रिस्की ट्रांजैक्शंस, ये बहुत रिस्की ट्रांजैक्शंस होती हैं। मार्जिन ट्रेडिंग जो होती है ये वो काफ़ी रिस्की होती है। लेट्स से $200 उसने इन्वेस्ट किया, तो सेम 25% से क्या हो गया, डिक्रीज आ गया। तो फिर उसकी जब 50% से अगर डिक्रीज आ जाए, तो नाउ $200 उसने इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ से $100 कट हो गए, बाकी उसके अकाउंट में रह गए $100। नाउ दीज $100 ही हैज़ टू गिव इट बैक टू द बैंक। जब वो ये बैंक को वापस करेगा तो इट इज़ 100% लॉस, ठीक है, ये 100% लॉस। पहले 50% प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 100% लॉस हो जाता है। अगर 50% से भी स्टॉक नीचे जाएगा तो उसको लॉस जो है वो 100% होगा। So this is the risk in margin financing. So all the MTS transaction जो है वो execute through the online trading system provided by NCCPL. NCCPL इसको facilitate करती हैं सारे market participant को, और इसको कहते हैं margin trading system MTS. और margin finance facility is made available to all member against net ready market purchases. ये भी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सारे पार्टिसिपेंट को थ्रू NCCPL। उसके अलावा सिक्योरिटी लैंडिंग एंड बोरोइंग, अगर सिक्योरिटी की जो है वो लैंडिंग एंड बोरोइंग फैसिलिटी ट्रांजैक्शन करवानी है, वो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाती है बाय NCCPL टू लेंडर्स एंड बोरोवर्स और प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड बिड्स। उसके अलावा जो लास्ट इसका फंक्शन है, लेकिन दिस इज़ नॉट द लीस्ट, इसके अलावा भी कई फंक्शंस हैं। मेन फंक्शंस जो हैं आपको बता रहा हूँ। NCCPL जो है इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये सेंट्रलाइज है, तो ये इसका काम है कि वो कंप्यूट करे, डिटरमिन करे, कलेक्ट करे, जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसको डिपॉजिट करवाती है विद द नेशनल एक्सचेकर ऑन बिहाफ ऑफ द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स। सारे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो कंप्यूट भी करती है, डिटरमिन भी करती है, कलेक्ट भी करती है और डिपॉजिट करती है कैपिटल गेन टैक्स टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पाकिस्तानी स्ट्रक्चर्स। अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान का आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, किन किन चीज़ों को देखना है, ठीक है। मैं आपके साथ ये ब्रोकर्स की लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रजिस्टर योरसेल्फ टू सम ब्रोकर। और ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जो ट्रैक होल्डर हो, और ट्रैक होल्डर जो है वो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर सके और आपके अकाउंट को, आपके ट्रांजैक्शन को सेटल और क्लियर करवा सके। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सेटलमेंट और क्लियरिंग हो रही है, जिसमें NCCPL आ रहा है, ठीक है, NCSS आ रहे हैं। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको MTS के बारे में बताया और मार्जिन फाइनेंसिंग के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए when you are getting into the market, when you are getting into the investment strategies. So today's topic is all about that. If you want to invest in the market, if you want to invest in the Pakistan Stock Exchange, if you want to get some securities, you don't have to be layman for that. You should know the facilities, you should know the institutions who are doing that, और यू शुड नो द ब्रोकर, द बेस्ट ब्रोकर, हाउ टू सेलेक्ट वन ब्रोकर। ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी वेबसाइट में, उनकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, उनकी एक कंडीशन है जो SECP पे दी हुई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, आपको वो पढ़ने चाहिए, देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करें उनकी आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का, उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का पता होना चाहिए, उनके इंस्टीट्यूशंस का पता होना चाहिए और मेन बड़े बड़े ब्रोकर्स का पता होना चाहिए। यू डोंट नीड, आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि स्टॉक की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं, बल्कि आपको
अपने रिस्क को ख़त्म करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को भी समझना पड़ेगा फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट investment in the stock market. Thank you very much.